गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। नेक्स्ट लेक्चर जो है वो नेशनलिज्म इन इंडिया, लेक्चर नंबर 4। ठीक है, लास्ट लेक्चर था थर्ड, उसमें हमने एंड में ये बात की थी कि इंडिया में जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो स्टार्ट किया गया था, उसका टाउन्स में जो है वो किस तरह से जो है वो रिस्पॉन्स देखने को मिला। अब हम बात कर रहे हैं कि टाउन्स के बाद में जो है रेबेलियन इन कंट्री साइड, मतलब कि जो कंट्री का बाकी पार्ट है, स्पेशली ऐसा को जो इंटरनल पार्ट है कंट्री के, जो गांव का पार्ट है, विलेज पार्ट है, वहाँ पर इसका रिस्पांस कैसा था, इसके बारे में बात करेंगे। यहाँ पहले हम बात कर रहे हैं इम्पोर्टेंटली अवध के बारे में। अवध जो है वो एक ना एरिया है जो करंटली यूपी के अंदर है, उत्तर प्रदेश के अंदर। आपने सुना होगा अयोध्या के बारे में। तो अयोध्या जो है वो 1856 में कैपिटल हुआ करती थी अवध स्टेट की, और बाद में ब्रिटिश कंट्रोल में चला गया था। तो अवध का जो एरिया है करंटली यूपी के अंदर है, वहाँ पर जो है पीसेंट्स ने मूवमेंट किया था, और वहाँ का जो पीसेंट मूवमेंट था वो लीड किया था बाबा रामचंद्र ने। बाबा रामचंद्र जो एक सन्यासी थे, जो पहले जो है वो फिजी में रहते थे। फिजी में वो एक इंडेंचर्ड लेबर थे, और फिजी से लौट कर इंडिया आए थे, और यहाँ इन्होंने मूवमेंट स्टार्ट किया था। दिस मूवमेंट वाज अगेंस्ट ताल्लुकदार्स। मूवमेंट जो है वो ताल्लुकदार्स और जमींदार्स के अगेंस्ट, लैंड लॉर्ड्स जो होते हैं जमींदार, उनके अगेंस्ट में था। उसका रीज़न ये था कि ज़मींदार जो किसानों को लैंड दे रखा था उन्होंने खेती करने के लिए, फार्मिंग के लिए, उसके ऊपर बहुत ही हाई अमाउंट में उनसे रेंट लिया करते थे, और रेंट के अलावा बहुत तरह के टैक्सेस जो है वो किसानों के ऊपर लगा रखे थे उन लोगों ने। ठीक है, इसके अलावा किसानों को जो है वो बेगार भी करनी पड़ती थी। बेगार का मतलब ये होता है कि किसानों से जो है वो बिना पेमेंट दिए उनसे काम कराया जाता था। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो ज़मींदार का कोई जो है वो घर बनाने का काम हो रहा है, या कोई सड़क बनानी है किसी एरिया में, तो किसानों को जो है वो एज ए इंडेंचर्ड लेबर या एज ए मजदूर के तौर पर उनसे काम करा रहे हैं, और बिना कोई उनको अमाउंट पे किए। ठीक है, तो बिना अमाउंट पे के काम करवाना क्या कहलाता है? बेगार कहलाता है। ठीक है, पीसेंट्स हैड नो राइट ओवर लीज्ड लैंड्स। अब यहाँ पर जो सिस्टम था वो सिस्टम कुछ इस तरह का था कि जो गांव में जितनी भी ज़मीन थी, वो ज़मीन जो किसानों को जो है वो लीज़ पे देते थे। ठीक है, और उस लीज़ लैंड के ऊपर किसानों का कोई राइट नहीं हुआ करता था। ज़मींदार जब चाहे वो लैंड जो है वो किसानों से वापस दे सकता था। किसान उसके ऊपर जो है वो एग्रीकल्चर करता था, और एग्रीकल्चर करने के बाद जो भी उसे प्रोडक्शन होता था, उस प्रोडक्शन का एक टैक्स जो है वो ज़मींदार को पे किया करता था। ठीक है, अब जो मूवमेंट यहाँ पर हुआ, उस मूवमेंट में डिमांड्स क्या क्या थी उसके बारे में बात करें। जो किसानों की डिमांड है, फर्स्ट डिमांड है रिडक्शन इन रेवेन्यू। किसान चाहते हैं कि रेवेन्यू जो उनसे टैक्स दिया जाता है, रेवेन्यू लिया जा रहा है, उसको डिक्रीज़ किया जाए, कम किया जाए। सेकंड, अबोलिशन ऑफ बेगार। बेगार मतलब जो उनसे जो है वो बिल्कुल फ्री में काम कराते हैं। बताया था मैंने अभी आपको कि जो लैंडलॉर्ड्स होते हैं वो किसानों से जो है वो बिना उनको पेमेंट दिए उनसे काम करवाते हैं, चाहे वो अपने खेतों पे करवाए चाहे अपने घरों में करवाए, वो बेकार कहलाता है। तो उसका अबोलिशन चाहते हैं। तीसरा, सोशल बाइकआउट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। ऐसे लैंडलॉर्ड्स जो किसानों का शोषण कर रहे हैं, ठीक है, उनका सोशल बाइकआउट वो यहाँ पे डिमांड कर रहे हैं। तो ये तीन इनकी मेन डिमांड्स थी यहाँ पर, जो फार्मर्स थे, पीसेंट्स थे, उनकी। ठीक है, अब क्या किया, किस तरह से मूवमेंट चला ये, तो उस मूवमेंट के बारे में बात करते हैं। देखो यहाँ पे हुआ क्या है। सबसे पहले इंपॉर्टेंटली नाई धोबी बंद बनाए गए हैं। तो नाई धोबी बंद मीन्स क्या हो गया? आप जानते हो कि नाई का काम क्या होता है? बाल काटना या शेविंग करना लोगों की, और धोबी का काम होता है कपड़े धोना। अब ये दोनों जो है वो काम करते हैं बड़े बड़े जो लोग हैं उनके लिए। तो इन मैनी प्लेसेस नाई धोबी बंद्स वर ऑर्गेनाइज्ड बाय पंचायत टू डिप्राइव लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। ये तय किया गया कि गांव में जो नाई है और जो धोबी है, वो जो लैंडलॉर्ड्स हैं उनके लिए कोई काम नहीं करेंगे। मतलब कि लैंडलॉर्ड्स के कपड़े धोने का काम धोबी नहीं करेगा। लैंडलॉर्ड्स के यहाँ पे जो है बाल काटने के लिए या उनकी मालिश करने के लिए या जो है उनके शेविंग बनाने के लिए बार्बर्स नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ऐसे में सारा काम जो है वो लैंडलॉर्ड्स को अपना खुद ही करना पड़ेगा। तो ये एक तरह से जो है वो नॉन वायलेंट मूवमेंट का टाइप ही है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो कांग्रेस एक्शन में आती है 1920 के बाद में, और यहाँ बनती है अवध किसान सभा। ठीक है, अवध किसान सभा का फॉर्मेशन होता है 1920 अक्टूबर के अंदर। इट वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड अदर लीडर्स। विद इन अ मंथ 300 ब्रांचेस वर सेट अप अराउंड द रीजन ऑफ अवध। एक महीने के अंदर अंदर ही लगभग 300 गांवों के अंदर ब्रांचेस बनती है अवध किसान सभा की, और इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू अंडरस्टैंड the grievance of villagers by talking with them and
इंटीग्रेट द पीसेंट्स मूवमेंट इनटू द वाइडर स्ट्रगल। तो मेन जो एम यहाँ पर अवध किसान सभा का है वो ये है कि किसानों की जो मांगे हैं, जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको सुनना, और सुनने के बाद किसानों को आपस में यूनाइट करना, ताकि वो आपस में इकट्ठे होकर यूनाइट होकर एक बड़ा मूवमेंट जो वहाँ पे रन कर सकें। और मूवमेंट करने में, वाइडर लेवल पर मूवमेंट करने में उनकी हेल्प करना, ये यहाँ पर जो है इस अवध किसान सभा का जो है मेन एम था, जिसके हेड कौन है यहाँ पर, जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र। ठीक है। But the peasant movement which took place in Awadh developed in form that Congress leadership was unhappy with। लेकिन एक्चुअली हुआ यहाँ पे ये कि कांग्रेस यहाँ पे एक तरह से जो है वो नॉन वायलेंट मूवमेंट चाहती थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो ऐसी घटनाएं हुई जो कांग्रेस जो है वो नहीं करना चाहती थी, या जो उनके कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट में थी। ठीक है। फॉर एग्जांपल 1921 के अंदर हाउसेस ऑफ तालुकदार्स एंड मर्चेंट्स वर अटैक्ड। लोगों ने स्टार्टिंग में तो नॉन वायलेंट मूवमेंट किए, ठीक है, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के हिसाब से अकॉर्डिंग टू गांधी जी, लेकिन बाद में जो है ज़मींदारों और तालुकदारों को उकसाने पर जो भीड़ थी किसानों की, उन्होंने उन पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया। इसके अलावा बाजार्स वर लूटेड एंड ग्रेन हॉर्ड्स वर टेकन ओवर। जो भी अनाज का भंडार था, ठीक है, उस सबको लूट लिया गया, बाजार को लूट लिया गया। In places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land to be distributed among the poor। अब किसानों में जो है वो ये बात फैला दी गई कि गांधी जी ने कहा है कि किसी भी किसान को कोई भी टैक्स जो है वो देने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। और जितना भी लैंड है ज़मींदारों का, वो लैंड उनसे छीन कर किसानों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। ये बातें जो है वो फैला दी गई। इससे जो पेशेंट्स थे वो और द अग्रेसिव हो गए, और एक अग्रेसिव मूवमेंट जो कि पहले नॉन वायलेंट था, वो वायलेंट की फॉर्म में क्या हो गया, वायलेंस की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। द नेम ऑफ गांधी जी वॉज बींग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शंस एंड एस्पिरेशन। लोगों को उकसाने के लिए, लोगों को जो है वो प्रमोट करने के लिए गांधी जी का नाम यहाँ पर इस्तेमाल किया गया काफ़ी बड़े स्केल पर। ठीक है। अब इस मूवमेंट के बाद में जो सेकंड इसमें इम्पोर्टेंट मूवमेंट आपकी बुक में है वो है गुडेम हिल्स का मूवमेंट। गुडेम हिल्स जो है वो आंध्र प्रदेश के अंदर आई हुई है। यहाँ पर जो है मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हियर इन अर्ली 1920s। यहाँ जो मूवमेंट हुआ है वो बिल्कुल ही जो है वो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का फॉर्म नहीं है बेसिकली, तो क्योंकि जो मूवमेंट यहाँ पर हुआ है वो एक तरह से वायलेंट मूवमेंट है। ठीक है। और मूवमेंट किस फॉर्म में हुआ है, मिलिटेंट गुरिल्ला वॉर की फॉर्म में। गुरिल्ला क्या होता है, गुरिल्ला वॉर का मतलब होता है कि जो सोल्जर्स होते हैं वो अपने दुश्मन के ऊपर छुप के अटैक करते हैं। आपने पढ़ा होगा शिवाजी के बारे में, शिवाजी जो है वो गुरिल्ला वॉर का यूज़ किया करते थे अपने दुश्मन पर अटैक करने के लिए। अब यहाँ पे जो ये गुडेम हिल्स में मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पर जो है वो ट्राइब्स हैं, जनजाति हैं, आदिवासी लोग हैं जो गाँव जंगलों में रहते हैं, उन लोगों ने मूवमेंट किया है। और ट्राइब्स ने मूवमेंट क्यों किया, उसका रीज़न क्या है, देखिए। Colonial government closed all the large forest area and prevent people from entering the forest to graze their cattle। यहाँ पर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यहाँ पर जो है वो ऑर्डर निकाला है, और उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग उन्होंने तय किया गया है कि जितना भी लार्ज फॉरेस्ट एरिया है उसको प्रिवेंट किया जाएगा, और जो लोकल लोग हैं उनको विलेज के अंदर जो एंटर नहीं करने दिया जाएगा। ठीक है। रीज़न यहाँ पर यह है कि फ़ॉरेस्ट का कंजर्वेशन करना है, बचाना है फॉरेस्ट को, क्योंकि जानवर वगैरह जो पालतू जानवर होते हैं यहाँ पे आदिवासियों के, उनको जो है वो जंगलों के अंदर चराने के बिल्कुल उन्होंने बैन कर दिया कि आपको जानवरों को जो है वो ग्रेज करने के लिए जंगलों में लेके नहीं जाना है। इसके अलावा पीपल वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट फ्यूल वुड एंड फ्रूट्स। ये बिल्कुल बैन कर दिया गया कि आप किसी भी तरीके की लकड़ी जो है वो जंगलों से काट नहीं सकते, इकट्ठी नहीं कर सकते। इसके अलावा फ्रूट्स वगैरह भी जो है इकट्ठे वहाँ से आप नहीं कर सकते। जो फॉरेस्ट रिजर्व्ड है वहाँ से किसी भी तरह की एक्टिविटी करने की बिल्कुल उन्होंने बैन कर दिया। पीपल फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। लोगों को ऐसा लगा कि जो उनके परंपरागत जो राइट्स हैं, क्योंकि जो आदिवासी लोग हैं स्टार्टिंग से ही जंगलों में रहते आए हैं और वहाँ की हर चीज़ पर जब वो अपना अधिकार मानते हैं, उनको लगा कि उनके अधिकार उनसे छीने जा रहे हैं। गवर्नमेंट बिगेन फोर्सिंग देम टू कंट्रीब्यूट बेगार फॉर रोड बिल्डिंग। ठीक है। यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो उनको फोर्स भी कर रही है बेगार करने के लिए। ठीक है। बेगार अगेन वही बात बताई मैंने आपको, बिना कोई पेमेंट दिए उनसे काम करवाना, और यहाँ पर बेगार करा जा रही है क्योंकि जंगलों के आसपास से
रोड बिल्डिंग का जो काम किया जा रहा है, रोड्स बनवाने में उनको एज ए लेबर यूज़ किया जा रहा है ट्राइब्स को। अब यहाँ पे उनका एक लीडर जो है वो निकल के आएगा, अल्लूरी सीताराम राजू, ठीक है। जो ट्राइब्स के लीडर बनेंगे यहाँ पर अल्लूरी सीताराम राजू, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखें। इट वॉज क्लेम्ड दैट ही हैड वेराइटी ऑफ स्पेशल पावर, ऐसा माना जाता था कि उसके पास बहुत ही चमत्कारिक शक्तियाँ थी, पावर्स थी बहुत सारी, ठीक है। उसके बारे में ये जो है वो एक तरह से कह सकते हो अफवाहें उड़ाई गई थी अंग्रेज अफसरों के बीच में कि उसके पास बहुत सारी पावर्स है। ही कुड मेक करेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल प्रोडिक्शन, ज्योतिष जानता है, जो वो कहता है भविष्य बताता है वैसा ही होता है। ही कैन हील पीपल, वो अपने सिर्फ हाथ लगाकर लोगों के जो घाव वगैरह है वो ठीक कर सकता है। ही कुड सर्वाइव इन बुलेट शॉट्स, गोली का भी उस पर असर नहीं होता। रेबल्स प्रोक्लेम्ड दैट ही वॉज एन इनकारनेशन ऑफ गॉड, यहाँ तक माना जाता कि वो भगवान का अवतार है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो उसके बारे में फैलाई गई, एक डर का माहौल जो है वो क्रिएट किया गया था यहाँ पे ब्रिटिशर्स के मन में अपने लीडर को लेकर। नाउ मूवमेंट कैसे हुआ है, राजू वॉज इंस्पायर्ड बाय गांधी एंड नॉन कॉपरेशन मूवमेंट एंड परसुडेड पीपल टू वियर खादी एंड गिव अप ड्रिंकिंग। सीताराम राजू जो है वो गांधी जी को बहुत ज़्यादा मानता था, ठीक है, और नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को भी वो फॉलो करता था। और उसने जो है वो अपने लोगों से कहा था कि वो खादी का इस्तेमाल करें, और ड्रिंकिंग शराब पीने का से उनको मना किया, ड्रिंकिंग छोड़ने के लिए कहा। बट ही असर्टेड दैट इंडिया कुड बी लिबरेटेड ओनली बाय यूज़ ऑफ फोर्स, पर उसका मानना था कि बिना शक्ति का इस्तेमाल किए, बिना फोर्स का इस्तेमाल किए भारत को फ्रीडम दिलाई नहीं जा सकती, और नॉन वायलेंस से ये पॉसिबल नहीं है। यानी कि नॉन वायलेंट मूवमेंट में वो बिलीव नहीं करता है। यहाँ पे ध्यान रखना कि जो गुडेम हिल्स का मूवमेंट है वो नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं कर रहा है, लीडर खुद मना कर रहा है कि वो नॉन वायलेंस में बिलीव नहीं करता। उसका मानना है कि बिना फोर्स के कंट्री को जो है वो फ्रीडम दिलाई नहीं जा सकती। अगर वो नॉन वायलेंस में यकीन नहीं करता है तो क्या करेगा, वायलेंस करेगा ऑब्वियसली। द गुडेम रेबल्स अटैक पुलिस स्टेशन, attempt to kill British officials and carried on guerrilla warfare for achieving स्वराज। तब यहाँ पे लगातार जो है वो गुडेन रेबल्स जो है वो गुरिल्ला वॉर कर रहे हैं, वो बार बार पुलिस स्टेशन पर अटैक करते रहे और ब्रिटिश ऑफिशियल्स को मारने की कोशिश करते रहे। और उनका मेन एम यहाँ पर क्या था, वही जो गांधी जी का था, स्वराज। लेकिन जो तरीके हैं यहाँ पे इनके थोड़े डिफरेंट है गांधी जी के तरीक़ों से। राजू वॉज फाइनली कैप्चर्ड एंड एक्सिक्यूटेड इन 1924 एंड ओवर टाइम बिकम अ फॉक हीरो। फाइनली जो सीताराम राजू है उनको पकड़ लिया गया था 1924 के अंदर, ठीक है, और बाद में वो एक तरह से वहाँ की जो कहानियों के हीरो के तौर पर बन गए। उनकी कहानियाँ आज भी पॉपुलर है आंध्र प्रदेश के उस एरिया के अंदर, ठीक है। तो ये स्टोरी थी सीताराम राजू और उनके मूवमेंट की। नेक्स्ट जो तीसरा टॉपिक इसमें आता है नॉन कॉपरेशन के अंदर ही, जो तीसरा टाइप है इसमें नॉन कॉपरेशन में, वो है स्वराज इन प्लांटेशन। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जो प्लांटेशन का जो एरिया है वहाँ पर जो है वो स्वराज मूवमेंट किस तरह से हुआ। प्लांटेशन का मतलब क्या होता है कि वो लेबर्स जो कि प्लांटेशन वर्कर्स हैं, मतलब कि जो चाय के बागानों में या कॉफ़ी के जो बागान है वहाँ पर काम करते हैं, उनके बारे में बात हो रही है। आसाम का जो एरिया है इंडिया के अंदर, उधर काम करने वाले लेबर्स के बारे में बात कर रहे हैं मेनली। अकॉर्डिंग टू इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट 1859, 1859 में एक एक्ट बना, इनलैंड एमिग्रेशन एक्ट। इस एक्ट के अकॉर्डिंग तय किया गया कि प्लांटेशन वर्कर्स वर नॉट परमिटेड टू लीव द टी गार्डन्स विदाउट परमिशन। कोई भी प्लांटेशन वर्कर जो कि एज ए वर्कर काम कर रहा है गार्डन्स के, टी गार्डन्स के अंदर, वो बिना गवर्नमेंट की परमिशन के जो है वो वहाँ से जा नहीं सकता, वहाँ से निकलना उसका अलाउ नहीं है। मतलब कि एक बार आप प्लांटेशन में एज ए लेबर एंटर हो गए, उसके बाद बिना गवर्नमेंट की परमिशन के आप प्लांटेशन से काम छोड़कर बाहर नहीं निकल सकते। और कई बार तो लोगों को परमिशन जो है मिलती भी नहीं थी। यहाँ से परमिशन लेना बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क हुआ करता था, बहुत ही मुश्किल से परमिशन मिलती थी, ठीक है। तो लोग बहुत परेशान थे इस एक्ट की वजह से। व्हेन दिस वर्कर्स हर्ड ऑफ एनसीएम, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना उन लोगों ने, थाउजेंड ऑफ वर्कर्स डिफाइंड द अथॉरिटीज़ लेफ्ट द प्लांटेशन एंड हेडेड होम। लोगों ने विद्रोह कर दिया और वो प्लांटेशन को छोड़कर अपने घरों की तरफ निकल गए। पीपल बिलीव्ड दैट गांधी राज वॉज कमिंग एंड एवरीवन वुड बी गिवन लैंड इन देयर ओवन विलेजेस। लोगों को लगा कि अब जो है वो अंग्रेज चले जाएंगे, महात्मा गांधी का राज आ जाएगा इस मूवमेंट की वजह से, और उनको अपने अपने गाँवों के अंदर जो है वो लैंड मिल जाएगा जहाँ पर वो खेती करके आराम से अपनी ज़िंदगी निकाल सकेंगे। पर उनके साथ प्रॉब्लम क्या हो गई कि दे वर मूविंग टूवर्ड्स देयर destination, but due to railway and steamer strike, they were caught by police and brutally beaten up. अब यहाँ
यहाँ पे हुआ ये है कि वो लोग जब यहाँ से निकले तो उनको पता नहीं था कि उस समय रेलवे और स्टीमर की स्ट्राइक चल रही थी। स्ट्राइक की वजह से वो स्टेशन पहुँचे, लेकिन वहाँ पर कोई भी व्हीकल अवेलेबल नहीं था उनको जो है अपनी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। फाइनली पुलिस वहाँ पहुँचती है और उनको वापस पीटती हुई मारती हुई उनकी जगह पर वापस शिफ्ट कर देती है और मूवमेंट यहीं पर ख़त्म हो जाएगा। यहाँ पे एक तरह से ये अनप्लैंड मूवमेंट था, ये यहाँ पे ध्यान रखें, अनप्लैंड था। कांग्रेस ने कोई इसके लिए स्पेशल प्लानिंग नहीं की थी। ये रीज़न था कि ये जो है वो सक्सेसफुली यहाँ पर मूवमेंट जो है वो चल नहीं पाया। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट यहाँ पर है लिमिटेशंस ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की लिमिटेशंस क्या क्या है? तो पहला जो टाउन्स में हुआ उसके बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं लेक्चर 3 के अंदर। ठीक है, एक छोटा सा रिव्यू दे दूँ, मैं बताया भी था आपको उसमें कि जैसे कि स्कूल्स वगैरह जो है वो बंद कर दिए गए थे, तो बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया था, लेकिन उनके लिए कोई अल्टरनेट स्कूल्स अवेलेबल नहीं थे। हम लोगों ने बात भी की थी और बताया था मैंने आपको कि लोगों ने अपने जॉब्स छोड़ दिए थे, लेकिन कब तक वो जॉब छोड़ के घर बैठे रहेंगे। फाइनली धीरे धीरे लोग जो है वो जॉब्स की तरफ शिफ्ट होना स्टार्ट हो गए थे। ठीक है, और एक हमने बात की थी यहाँ पे कि जो खादी कपड़ा हुआ करता था वो बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करता था, महंगा था, एक्सपेंसिव था, तो लोग उसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे। तो धीरे धीरे लोगों ने वापस से जो है वो ब्रिटिश क्लोथ जो है काम में लेने शुरू कर दिए थे। ये सारे पॉइंट्स हम लोग लेक्चर 3 में बात कर चुके हैं ऑलरेडी, वहाँ मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे जो गुडम हिल्स का जो मूवमेंट है, इट वाज अ वायलेंट मूवमेंट, नॉट अकॉर्डिंग टू द रियल कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। इट वाज क्रश्ड बाय गवर्नमेंट थ्रू पुलिस। अब जो यहाँ मूवमेंट हुआ है गुडम हिल्स में, ये नॉन कॉपरेशन का हिस्सा यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ये मूवमेंट जो है वो एक वायलेंट मूवमेंट था, जिसको फाइनली 1924 आते आते पुलिस ने इसको पूरी से क्रश कर दिया था। और नेक्स्ट जो मूवमेंट है प्लांटेशन वाला, उसका बताया मैंने आपको कि इस मूवमेंट के लिए कोई विज़न नहीं था। द विज़न ऑफ दिस मूवमेंट्स वर नॉट डिफाइंड बाय कांग्रेस प्रोग्राम। जो प्लांटेशन का मेनली जो मूवमेंट हुआ यहाँ पे, वो मूवमेंट जो है बिल्कुल भी प्लान्ड नहीं था, वो अनप्लान्ड था। ठीक है, बताया मैंने आपको कि जब लोग पहुँचे थे वहाँ पे, तो वहाँ पे उनके लिए रेलवे और स्टीमर दोनों ही अवेलेबल नहीं थे उनको उनकी डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए। तो एक तरह से ये अनप्लान्ड मूवमेंट था जो कि वहाँ पे क्या हो गया, फ्लॉप हो गया। ठीक है, इन सारे मूवमेंट्स के अलावा सबसे बड़ा जो रीज़न है कि ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है उसको रोकना क्यों पड़ा, या ये फ्लॉप क्यों हुआ, या ये स्टॉप क्यों हुआ, तो वो आता है चौरी चौरा का जो केस है 1922 के अंदर। कब हुआ? टुक प्लेस ऑन 4 Feb 1922। ठीक है, एट चौरी चौरा, गोरखपुर, यूपी के अंदर। लार्ज ग्रुप ऑफ प्रोटेस्टर्स वर पार्टिसिपेटिंग इन नॉन कॉपरेशन मूवमेंट clashed with police, clashed people who opened fire, यहाँ पे clashed with police। ठीक है, in retaliation the demonstration attacked and set fire to a police station. 3 civilians and 22 policemen were killed। अब यहाँ पे एक्चुअली हुआ क्या है कि यहाँ पे जो है जो पुलिस स्टेशन था, ये जो पुलिस स्टेशन है, ठीक है, इसके पास से यहाँ पे रैली निकल रही थी। ठीक है, और इस रैली के अंदर जो लोग थे उनके ऊपर पुलिस वालों ने यहाँ पे फायर किया। स्टार्टिंग में इन पे फायरिंग की। जो पीछे की तरफ लोग थे इस रैली के अंदर, रैली आगे की तरफ जा रही है, जो पीछे कुछ लोग थे इन पे जो है फायरिंग की गई। फायरिंग की वजह से जो रैली में लोग थे ये भड़क गए, वापस लौट के पीछे आए और इन लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन को चारों ओर से घेर लिया। तो उस केस में जो पुलिस वाले थे, 22 पुलिस वाले यहाँ पर थे, उन्होंने अपने आप को जो है वो थाने के अंदर बंद करके लॉक कर लिया और भीड़ ने यहाँ पर आग लगा दी, फायर, और फायर की वजह से जो है वो सारे पुलिस वाले यहाँ पर अंदर जल के मर गए। ठीक है, तो ये एक रीज़न था। यहाँ पे पहले पुलिस ने जो है फायरिंग की थी और बदले में वापस जो है बाद में डेमोन्स्ट्रेशंस ने यहाँ पर जो है वो वायलेंस की, और वायलेंस की वजह से यहाँ पे 3 सिविलियन और 22 पुलिस वाले जो है वो यहाँ पे मारे गए। महात्मा गांधी वाज स्ट्रिक्टली अगेंस्ट वायलेंस, बहुत ही खिलाफ थे वायलेंस के। सो ही हॉल्टेड नॉन कॉपरेशन ऑन नेशनल लेवल ऑन 11 Feb 1922। तो फाइनली 11 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट था उसको बंद कर दिया। महात्मा गांधी का मानना था कि हमारी कंट्री अभी जो है इस तरह के बड़े मूवमेंट के लिए प्रिपेयर नहीं है। जिस तरह का मूवमेंट नॉन वायलेंट मूवमेंट वो चाहते हैं, राइट नाउ कंट्री इज़ नॉट प्रिपेयर फॉर दैट। सो उन्होंने यहाँ पर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को यहाँ पे स्टॉप कर